यस मैम। ओके, आवाज भी आ रही है, सही क्लियर आ रही है? यस मैम, आवाज भी क्लियर है। ओके, अब आपको मैंने कल 2.4 वाला टॉपिक पहले करवाया, अब 2.3 वाला आज करवाने लगी हूँ, ठीक है? तो ये है हमारे पास टॉपिक लीनियर इक्वेशंस। आपने इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। 1.1 सेक्शन में इक्वेशन नंबर 6 और 7 में आपने लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो आपने पढ़ी है। वो क्या थी मैंने आपको बताई थी, ए एन एक्स, ठीक है, और डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन सोन प्लस एन ए वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस तरह की फॉर्म थी, ये आप देखेंगे आपको याद आ जाएगी। तो जो है ना, आपने इस क्वेश्चन को देखना है। वो अब डेफिनेशन पे हम सीधा आते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द फॉर्म ऑफ अ linear first order differential equation was given in 7 of section 1.1। अब 1.1 सेक्शन में आप देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 7 है वो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारे पास उस केस में n 1 हो जाए तो जो हम हमारे पास इक्वेशन 6 बनी हुई है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। A first order differential equation of the form a1x dy over dx plus a naught xy is equal to g of x is said to be a linear equation in the dependent variable y। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और है हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव होता तो सेकंड ऑर्डर की होती, अगर थर्ड डेरिवेटिव होता तो थर्ड ऑर्डर की होती, अगर एन डेरिवेटिव्स होते तो एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में जी ऑफ एक्स 0 हो जाए तो ये जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये जो है वो होमोजीनियस होगी। अगर जी ऑफ एक्स 0 हो तब हमारे पास ये जो वन इक्वेशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। अदरवाइज ये क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। अब आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का पता होना चाहिए कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या फ़र्क है। जिसमें जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 0 हो जाए वो हमारे पास होमोजीनियस है, और अगर 0 ना हो तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। अब ये जो इसकी थ्योरी है, अब बस इसकी आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लें। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा कि जो वो ए वन एक्स था डी वाई ओवर डी एक्स के साथ उसने इधर डिवाइड कर दी है तो वो बन जाएगा ए नॉट एक्स ओवर ए वन एक्स साथ में वाई, ठीक है। तो इसी तरह जी ऑफ एक्स के साथ डिवाइड होके ए वन एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए वन एक्स आ जाएगा, उसको उसने एफ एफ एक्स का नाम दे दिया है। और ए नॉट एक्स ओवर ए वन एक्स को उसने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपने नहीं इसको देखना, इसको थ्योरी को आप रहने दें। हम एग्जांपल्स करेंगे, ये थ्योरी सारी आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स करने के बाद बेशक आप पढ़ें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा स्किप करने के बाद हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। बस आप यहाँ पे ये देख लें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले उस लीनियर इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने इक्वेशन के दोनों तरफ आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई पी ऑफ एक्स, वो पी ऑफ एक्स ले लेंगे। पी ऑफ एक्स जो होगा वो आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो आपके पास पी ऑफ एक्स होगा। एंड देन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला याद रखें हमेशा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसका फार्मूला ये है। अब इसे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन इज ऑटोमेटिकली द डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड y। तो फिर आप जब इस तरह करेंगे तो आपके पास ये जो है ना, ये जो इसकी डेरिवेटिव बन जाएगी। और ये इसके इसी तरह इसके सेकंड साइड से भी आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो फिर आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है, ये इसके सॉल्विंग का प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि कैसे हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्ज करें जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको आप सेपरेबल वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इसको आप आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं वेरिएबल्स की, तो आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड भी है, वो ये है कि आप इसको जो भी मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए अगर आपने करना है तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स अकेला है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप देखिए y के साथ जो भी होगा, y के साथ वो हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ई रेज टू पावर, ई की जो पावर है वो इंटीग्रेटिंग ऑफ पी ऑफ एक्स होगा, वो क्या है -3 dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे -3 का तो वो क्या आ जाएगा, -3x। आपने अब इसको इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये अगला स्टेप किया हुआ है कि e -3x को इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आप देखिए कि e पावर -3xy का जो डेरिवेटिव है ले, फिर ये दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, प्रोडक्ट रूल लगेगा और यही दोबारा बनेगा। ठीक है, अब आप दोनों तरफ क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाएंगे, सिर्फ e पावर -3xy रह जाएगा और यहाँ पे 0। हाँ जी बोले। मैम समझ नहीं आ रही जी, क्या नहीं समझ आ रही? एग्जाम्पल मैम काइंडली दोबारा रिपीट कर दी। ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। तो पहले आप जो है ये आप इसको गौर से दोबारा सुने। हमारे पास ये है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसके दो मेथड हैं आपके पास, वो ये है कि एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के जरिए करें, उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर करें, तब आप कैसे करेंगे? तो इसका सबसे पहले तो ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर ये अकेला नहीं है तो आप उस कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन के दोनों साइड से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये अकेला है इसी वजह से क्या होगा, जो y के साथ हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, p ऑफ x होगा। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या है, -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई है बात? यस मैम। नो मैम, एक और दफा बताइएगा। क्या नहीं क्लियर हो रहा आपको? ये वाला अभी जो dy ओवर dx के बाद क्या करना था कि हमने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास अकेला होना चाहिए, इस इक्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी अकेला है, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट होता तो हम इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे उसी कोफिशिएंट को डिवाइड करते तो ये हमारे पास क्या हो जाता, अकेला रह जाता। अब ये ऑलरेडी अकेला है तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होगा, p ऑफ x। ये देखें ना स्टैंडर्ड फॉर्म, देखें आप इसकी, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताई है कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये होती है a1x dy ओवर dx प्लस a0xy इज इक्वल टू g ऑफ x। और g ऑफ x अगर जीरो होगा तो वो हमारे पास होमोजेनियस हो जाएगी। अब dy ओवर dx को उसने क्या किया, अकेला किया, तो a1x जो है वो a0x ओवर a1x आ जाएगा और g ऑफ x क्या आ जाएगा, g ऑफ x के साथ a1x डिवाइड हो जाएगा। तो dy ओवर dx क्या बनेगा, a0x ओवर a1x px कह दिया उसको और gx ओवर a1x को f ऑफ x कह दिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने की। और फिर y के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो p ऑफ x होगा। तो यही बहुत बता रहा है कि p ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग का फार्मूला आपको बताया था मैंने कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन और p ऑफ x d ऑफ x। और यहाँ पे p ऑफ x हमारे पास क्या है, -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे -3 dx का तो ये क्या आ जाएगा, -3x। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? यस मैम, हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो आपने प्रोसीजर पढ़ा था उसमें यही था, पहला स्टेप क्या था कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। दूसरा स्टेप ये था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को
इक्वेशन के दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इस जो ई पावर माइनस 3x आया है, आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ई पावर माइनस 3x dy ओवर dx इज माइनस 3 ई पावर माइनस 3x y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि इस चीज को उसने इस फॉर्म में लिखा है, ई पावर माइनस 3x dy ओवर dx माइनस 3 ई पावर माइनस 3x y को उसने किस फॉर्म में लिखा है, ई पावर माइनस 3x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, तो ये हमारे पास यही आ जाएगा जो पिछली इसकी इक्वेशन बनी हुई है, ये वाली। यहाँ तक क्लियर हुई है बात या नहीं? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब आपने क्या करना, अच्छा यहाँ पे ये कैसे, यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो हमारे पास है ई पावर माइनस 3x, जो भी कोफिशिएंट होगा वो, और जो इधर y होगा वो, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसके साथ में डी ओवर डी एक्स लिख देना है। तो जब आप इसको डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो यही हमारे पास आएगा ई पावर माइनस 3x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3 ई पावर माइनस 3x y इज इक्वल टू 0। अब क्लियर है? ओके मैम। मैम हाँ ये जी, बनाना बोलिए। जरूरी है, लास्ट वाला स्टेप जो हाँ आपने जी, किया है। ये बनेगा, वो इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इस फॉर्म में लाजमी होगी। ठीक है मैम। आप जब आप ये एग्जांपल्स कर लें, फिर इसके बाद आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है खुद ब खुद। ठीक है, अब आप इसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ई पावर माइनस 3x y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। जीरो का इंटीग्रेशन है, जब आप x का लिहाज से लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। तो ई पावर माइनस 3x को दूसरी तरफ ले जाएं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c ई पावर 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब एक तो ये हो गया होमोजीनियस अगर इक्वेशन है तब कैसे सॉल्व करना है। अगर नॉन होमोजीनियस है, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है आपके पास फॉर्म थी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें जी ऑफ एक्स गिवन था आपके पास। अगर जी ऑफ एक्स 0 हो जाए तो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स 0 नहीं है तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। अब आप देखें यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया, 6, इसका मतलब है वो 0 नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब आप देखें कि ये उसी जो आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम होमोजीनियस बनाएंगे, यानी कि जी ऑफ एक्स जो होगा उसको हम 0 कर देंगे खुद ही, और फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। वही जो आपने पहले निकाला था, वो क्या था, y इज इक्वल टू, अब आप इसका सॉल्यूशन देखें जरा क्या है, द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाज सॉल्व्ड इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में सॉल्व हुई है। अगेन द इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 2, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में मौजूद है, यानी कि dy और dx अलहदा है, और ये जो y के साथ कोएफिशिएंट है वो px है, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो वही है, e पावर माइनस 3x है। हम अगर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास देखें कि आपके पास यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा ई पावर माइनस 3x। पहले वो 0 हो गया था ई पावर माइनस 3x, अब वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 इंटू ई पावर माइनस 3x। अच्छा, फिर उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, और ये आ जाएगा। फिर अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आएगा, ई पावर माइनस 3xy वैसे ही, और ये इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 ई पावर माइनस 3x प्लस c। और फिर इसको y की फॉर्म में लेके जाएंगे तो e पावर माइनस 3x को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 प्लस c e पावर 3x। तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम जो रिड्यूस करते हैं वो हम प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट फार्मूला की तरह करते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल, जब आप यानी कि आप जब करेंगे ना तो आपको जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वही पिछली फॉर्म बननी चाहिए जो है पड़ी पहले। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स आप आगे करेंगे आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम,
हाँ जी बोले। मैम अभी हम बहुत स्पीड आई थी, बहुत तेज नहीं पढ़ा रही, थोड़ा स्लो कर दो। अच्छा चले, ओके ओके, मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व करना है और वो होमोजीनियस है बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसका मेथड ये है कि आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आएंगे, डी वाई और डी एक्स को आप अकेला छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो y के साथ कोफिशिएंट होगा उसको आपने p ऑफ x का नाम दे देना है। तो यहाँ इस एग्जांपल में हमारे पास p ऑफ x के साथ जो है वो सॉरी y के साथ जो p ऑफ x है वो क्या है -3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला आपने याद रखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला, ये e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x d ऑफ x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने कैसे निकालना है। तो वो क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x d ऑफ x। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में p ऑफ x -3 था, यहाँ पे आप p ऑफ x की जगह -3 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? e की पावर -3x। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? जब आप इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो उस इंटीग्रेटिव फैक्टर को वो जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, जो ये होगी डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, e पावर -3xy उसकी फॉर्म में लिखेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे। असल में क्या करना है? डेरिवेटिव खत्म करना है, आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो डेरिवेटिव को खत्म करेंगे। डेरिवेटिव खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड पे, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा e पावर -3xy इज इक्वल टू c। अब क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। अब अगर कुछ और पूछना है इसमें तो हाँ जी। अब इसके बाद ये है कि अगर हमारे पास कोई नॉन होमोजीनियस है, जी ऑफ एक्स पहले वाले एग्जांपल में 0 था, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है? 0 नहीं है। बस फर्क सिर्फ ये यहाँ पे उसी वन एग्जांपल में जी ऑफ एक्स 0 था, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है? 6 है। कुछ नहीं करना, बस आपने वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। उसके बाद उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको उसी रिड्यूस फॉर्म में लेके जाना है, और फिर उसके बाद आपने उसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो जो फिर y की फॉर्म में जो सोल्यूशन इक्वेशन आएगी वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। यस मैम। क्लास यहाँ तक ओके। उसके बाद है हमारे पास अब देखें, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें x dy ओवर dx -4y इज इक्वल टू x पावर 6 e पावर x। यहाँ पे हमारे पास ये होमोजीनियस भी नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है? 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप देखिए कि हमारे पास dy ओवर dx अकेला नहीं है, साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसको अकेला छोड़ना है, dy ओवर dx को। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो x से क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी? dy ओवर dx -4 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू x पावर 5 e पावर x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके। उसके बाद आगे है, अब आप देखें कि जो y के साथ कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी p ऑफ x होगा, वो p ऑफ x हमारे पास क्या है? -4 ओवर x, ठीक है। तो ये p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 ओवर x। और ये जो हमारे पास ये g ऑफ x जो है वो नई फॉर्म में बन गया x पावर 5 e पावर x, इसको आप f ऑफ x का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, तो वो क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन में -4 ओवर x dx। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर -4 dx ओवर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास होता है log ऑफ x। तो e की पावर log, तो ये पावर जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये सॉरी, ये जो 4 साथ में -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर में चला जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपको पता है कि log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा? x पावर -4। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? यस मैम।
ओके अब जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसको आपने क्या करना है, दोनों साइड से क्या करना है, इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन आपने बनाई थी उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये वाली dy ओवर dx माइनस 4 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 5 ई पावर एक्स। इससे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर माइनस 4 dy ओवर dx माइनस 4 एक्स पावर माइनस 5 वाई इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स। अब आपने इसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले बस कुछ नहीं करना, आपने एक्स पावर माइनस 4 जो आपके पास dy ओवर dx के साथ कोफिशिएंट है वो, और साथ में सिर्फ y मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास जब ये रिड्यूस फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे, फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे ताकि आप y की वैल्यू निकाल सकें। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर माइनस 4 वाई इज इक्वल टू, जब आप इसका एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, वो आपको पता है कैसे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, फिर दूसरे का डेरिवेटिव जिस तरह करके, फिर माइनस इंटीग्रेशन जो दूसरा जो डेरिवेटिव लिया वो, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो x होगा और जो सेकंड फंक्शन है वो e पावर x होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c, साथ में भी कांस्टेंट आएगा। तो आपने सिर्फ y को अकेला छोड़ना है, तो x पावर 4 को माइनस 4 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है बात? यस मैम। हाँ जी, किसी को अगर नहीं समझ आई तो दोबारा बता देती हूँ। क्लास सोए पड़े हैं सारे? नो मैम, क्लियर है। क्लियर हो गया सबको? असद खुर्शीद आप बताएं, आपको क्लियर हुआ है? यस मैम क्लियर है। नोमान अली? यस मैम, क्लियर है। ओके, इसके बाद हम आगे करते हैं। या थ्योरी जो है ना, आप बस जो है इसको रहने दें, बस आप एग्जांपल्स डेफिनेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं वो करें। अब फिर आपके पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। जनरल सॉल्यूशन असल में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ इस साइड पे जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो जिसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमारे पास होता है होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे होमोजेनियस ना हो फिर वो हमारे पास क्या होता है कि उसका भी हमने सॉल्यूशन निकालना होता है, इस वजह से इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर होमोजेनियस हो तो फिर तो एक ही सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन जब अगर हमारे पास जनरल नॉन होमोजेनियस हो तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे कैसे लेके जाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को आपने अकेला छोड़ना है, उसके साथ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y के साथ जो है हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमारे पास p ऑफ x आ गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, इसको हम e की पावर में लिखेंगे और साथ में इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो अब आपने इंटीग्रेशन खुद से लेनी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसने लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो ऑलरेडी x है हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, तो हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो फिर ये जो 1/2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के, वो ऊपर इसके पावर में चला जाएगा, पावर में जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और हम इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज़ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ में वाई। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन बनेगी जो हमने इंटीग्रेटिंग को फैक्टर करने के बाद हमारे पास आई थी। तो फिर जब आप इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू सी। तो इस वाई को अकेला कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो इंटरवल्स निकाले हुए हैं और इसमें बताया कि इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इसमें करेगा, ये आपने नहीं करना। आपने सिर्फ देखना है कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस का बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, ये जो लिमिट्स हैं ये भी हमें लिखनी पड़ेंगी? नहीं ये आपने नहीं लिखनी, मैं आपको कह रही हूँ ये आप छोड़ दें, इंटरवल्स को नहीं देखना आपने, बस आपने सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये ठीक आपका है काम मैम। नहीं है। हाँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने इसको नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल 5। अब कोई फर्क नहीं है एग्जाम्पल 5 में, ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका आपने बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन निकालना है। और उसके बाद आपने जो y ऑफ 0 = 4 दिया हुआ है, इससे क्या होगा, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसके जरिए आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, एंड में जब आपके पास y की फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी, वो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, एंड में आप आके उसी इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह जब आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं कैसे सॉल्व की हुई है। सबसे पहले dy/dx + y = 0 इसको पुट कर देंगे, g of x को 0, ताकि हम होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन निकाल लें। या 0 ना भी पुट करें तो हमें ये पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो y के साथ आप देखिए क्या कोफिशिएंट है, 1, तो p of x हमारे पास क्या होगा, 1। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन d of x आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा, e पावर x। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e पावर x। अब इसी e पावर x को हम इस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e पावर x dy/dx + e पावर x y = e पावर x x। तो आपने उसको उसी रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या आ जाएगा, e पावर x और y और उसका डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुई जो है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन लेंगे तो पहले भी x पावर e पावर x की जो पिछले एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन ली हुई है वही इंटीग्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा e पावर x y = x e पावर x - e पावर x + c। अब आप क्या करेंगे, इसको आप y की फॉर्म में लेके जाएंगे, e पावर x से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा y = x - 1 + c e पावर -x। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, y को 4 पुट करेंगे और x को 0। यहाँ पे x क्या है, 0 और y क्या है, 4। जब आप इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यूज, तो आपके पास जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे c की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्लास मैम ये c की वैल्यू से जरा, अच्छा, जब आप y की फॉर्म में ले आएंगे सोल्यूशन इक्वेशन ले आएंगे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे ये कहा हुआ है कि y ऑफ 0 = 4 है, यानी कि x को अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, 4। तो आप इस लास्ट इक्वेशन में y = x - 1 + c e पावर -x में y की जगह 4 पुट करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, सॉरी c ठीक की है वैल्यू मैम, 5 आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो आपने बस c की जगह 5 पुट करना, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको जो कांस्टेंट c होता है उसकी वैल्यू बता देता है। ठीक है, यस मैम। तो ये जो आपके पास एग्जांपल नंबर 6 है, इस किस्म के क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए पीस वाइज टाइप के, तो ये आपने नहीं करने। ठीक है, ठीक है मैम। इसको रहने दें, आपने ये नहीं करने। अच्छा, एग्जांपल नंबर 7 देख लें, ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ये एरर फंक्शन दिया हुआ है, ये एरर फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको रहने दें, ना करें। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 60 है। पेज नंबर 60 पे आपके पास एक्सरसाइज है, इसमें जो है 1 से लेकर 24 तक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
गिव द लार्जेस्ट एग्जांपल आई ओवर द, ये आपने इंटरवल्स नहीं फाइंड करने, सिर्फ आपने ये बताना है कि आप इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपने बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं। कुछ इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के जरिए भी होंगी, लेकिन आपने वो उस मेथड से नहीं करनी, आपने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले तरीके से भी करेंगे तब भी सोल्यूशन वही आएगा जो बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए करेंगे, लेकिन आपने इसको उसी तरीके से करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड की। ठीक है, ठीक है मैम। ये बस 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। मैम कितने? 24 तक, क्वेश्चन नंबर 24 तक। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलें, क्या बात है बेटा? कौन बोल रहा है? मोहक्कमुद्दीन। हाँ जी, क्या बात है? ओके मैम। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 तक? यस मैम, हो जाएंगे। मैम इसकी भी असाइनमेंट बनानी है, उससे देख। हाँ जी बिल्कुल, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ उसके असाइनमेंट्स बना के आपने मुझे अपलोड करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 जो मैंने आपको पहले दिन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का बताया था, वो असाइनमेंट नंबर 1 मैं है। कह रहा जो हूँ इसकी असाइनमेंट बनानी है या? हाँ जी, असाइनमेंट्स बनानी है वही ग्रुप की तरह, आपने वही हर ग्रुप को 4-4 क्वेश्चन चले जाएंगे, वो उसी तरीके से यस फिर मैम आप हो जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि असाइनमेंट है या होमवर्क है? असाइनमेंट है। ओह, असाइनमेंट है, आपने सबमिट करवानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इसकी जमा कब मैम करवानी इस है? सेमेस्टर के एंड में सबमिट करवानी है। जी मैम आज वाली असाइनमेंट जमा कब करवानी है? अब सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको फर्स्ट डे दी थी 15 तारीख को जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो तो आज आप मुझे जमा करवाएं। वो जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाली है, मैम वो हमने कल बात मैंने की थी आपको कि हमने फ्राइडे। मंडे को करवानी है। ओके ओके ठीक है, आप ऐसे है, अब मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट कर लें, अब मेरे से बार बार कोई नहीं पूछेगा। सीआर कहाँ है? सीआर आज प्रेजेंट है या नहीं? मैम ही इज नॉट इन क्लास। यस मैम प्रेजेंट है। बिलाल भाई हैं क्लास में? जी जी क्लास में ही हूँ। हाँ बिलाल भाई नोट कर लो। अच्छा चले, बिलाल सुन लें, आप भी सुन लें और पूरी क्लास को भी बता दीजिएगा। अभी भी 27 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, 26, तो उनको पता चल जाए मैं जो बोल रही हूँ कि जो मैंने 15 तारीख को क्लास ली थी जिसमें मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसकी असाइनमेंट आप मुझे मंडे वाले दिन सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है मैम। वही ग्रुप की सूरत में आप जो जितनी भी असाइनमेंट्स आप मुझे सबमिट करवाएंगे वो ग्रुप्स में ही आएंगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने कहा 4 या 5 ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप को 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन चले जाएंगे, वो सॉल्व करें, एक दूसरे से शेयर भी करें और सबमिट भी करवा दें। ठीक है, एक तो ये जो मैंने 15 तारीख को लेक्चर लिया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला, वो आज आप मुझे मंडे को जमा करवाएंगे। और जो मैंने कल लेक्चर लिया था एग्जैक्ट इक्वेशंस का, जी मैम। ठीक है, वो आप मुझे वो फ्राइडे, चले ओके, फ्राइडे को जमा करवा देंगे। और जो मैंने आज लेक्चर लिया वो फिर आप अगले मंडे को आप जमा करवा देंगे, जो जो आज की मैंने आपको एक्सरसाइजेज दी हैं। ठीक है, ये अब नोट कर लें और प्लीज अब मुझसे बार बार ये कोई भी नहीं पूछेगा, आप जो भी पूछेंगे, ये जो स्टूडेंट्स आज मौजूद हैं वही उनसे पूछ के राब्ता करके आप पता कर लीजिएगा। राइट मैम ठीक है। और ये आप मुझे ईमेल कर देंगे असाइनमेंट्स, ठीक है ना, तो मैं फिर इसको चेक करके या जो भी इसमें गलती होगी आपको बता दूंगी। मैम अब लेक्चर नेक्स्ट वीक होगा, इस वीक के 3 हाँ लेक्चर जी हो गए। हाँ जी, मंडे को होगा, मंडे को वही 9 बजे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। दूसरी बात ये कि लिंक आप सब स्टूडेंट्स को मैंने भेज दिया है, इसी लिंक से जिससे आप रोज ऑनलाइन हो रहे हैं, इसी लिंक से आपने रोज ही आना है। ये बार बार ना मैडम लिंक भेज दे, कोई लिंक भेज दे, लिंक आप सबके पास है पड़ा, इसी लिंक से आप ऑनलाइन हो जाया करें। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, अब मैं ये लेक्चर खत्म कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जनरल सॉल्यूशन और होमोजेनस सॉल्यूशन में कोई फ़र्क है या फिर ये जस्ट नाम का फ़र्क है? बस नाम का फ़र्क है, कोई इतना फ़र्क नहीं है, बस जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन भी कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस अस्सलाम वालेकुम मैम। तो आप अटेंडेंस। वालेकुम अस्सलाम।
मैम जो हमने असाइनमेंट बनानी है वो ग्रुप का हर बच्चा सेंड करेगा कि ग्रुप में एक असाइनमेंट बनाकर सबकी वो एक ही होगी असाइनमेंट? हाँ, जैसे एक ग्रुप में फर्ज करें 5 स्टूडेंट्स हैं, पहले 5 स्टूडेंट्स हैं या जिस तरह भी आपने ग्रुप बनाने हैं बना लें, ठीक है। तो एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं, वो जो ग्रुप असाइनमेंट सबमिट करवाएगा वो ये होगा कि आप एक पेज पे उन 5 बच्चों के नाम और रोल नंबर लिखेंगे और जो है वो बता देंगे कि ये इस ग्रुप यानी कि फिर आगे सोल्यूशन हो गए वो जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है। तो यानी कि ये मुझे पता चल जाएगा कि इस ग्रुप के बच्चे ये ग्रुप है और ये 5 बच्चों का ग्रुप है, तो उनके इकट्ठी मार्क्स लग जाएंगे। फिर इस तरह दूसरे ग्रुप के बच्चे होंगे, उनका भी आपने ये करना है कि फर्स्ट पेज पे नेम और रोल नंबर लाजमी लिखे हो। ग्रुप वाइज आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, अलग-अलग नहीं करवानी। या ग्रुप अगर आपके नहीं बन रहे तो मैं खुद ही बना लूं? मैम बन जाएंगे ग्रुप, वो आपको ग्रुप में ही सबमिट चलें ठीक है, ये सीआर आपके जिम्मे है कि आपने ग्रुप बनाने हैं और ग्रुप वाइज आपने 5 या 4 असाइनमेंट्स होंगी वो आपने मुझे ईमेल करनी है, ठीक है। चलिए ठीक है। ओके, मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ। गुलफाम, हाँ जी। यस मैम। नहीं है आज? 22 रोल नंबर। हाँ जी गुलफाम, आपका रोल यस नंबर मैम, बताएं। 22 रोल नंबर। ओके 22 मैम। ओके, मुबासित, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 25 रोल बोल नंबर दें। मैम। ओके, नुमान अली। 25। ओके, नुमान अली। मैम रोल नंबर 26। ओके, आसिम। 27 मैम। ओके, साद। हाँ जी, साद नहीं है, रोल नंबर 28। मैम इतना पेपर है इस्लामिक एजुकेशन के, वो लाहौर पेपर देने के लिए गया है। अच्छा चले ठीक है, आपने कल बताया। हाँ जी कल आपने बताया था। ओके अच्छा, फहीम, फहीम कौन है? यस आज है मैम, क्लास में 47 या रोल नहीं? नंबर 47। रोल नंबर 47। ओके, फाहद। I'm roll number 31. ओके, राहील। यस मैम, रोल नंबर 36। बिलाल। यस मैम, दोनों प्रेजेंट है, 41 और 13। ओके, असद। यस मैम, 48। ओके, मुहक्कम। हाँ जी गायब हो गए हैं। मुहक्कम। यस मैम। हाँ जी, रोल नंबर बोलें। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताएं। जी मैम। मुहक्कम, रोल नंबर 49। बोलें। ओके, जिशान। 49। जिशान। 49 मैम। ओके बेटा, हो गया आपका जिशान। मैम 51। ओके, अरसलान। अरसलान। अरसलान नहीं है आज। ओके, इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। ये भी नहीं है। नाम अनस। तहसीन है मतलब। हाँ मैं बता, अनस। यस मैम, 29। 29। ओके, अच्छा इसके बाद है अहमद। मैम रोल नंबर 2। मैम अहमद।
Okay, roll number 2. Wasim. वसीम नहीं है आज क्लास में, नहीं है आज क्लास में। हमायूं नहीं है आज क्लास में, हमायूं क्लास में, हमायूं जीशान भाई